इसके एक और औसम से एपिसोड में आपका स्वागत है। लेकिन इससे पहले धमाकेदार एपिसोड शुरू हो, चैनल पर जो लोग नए आए हो वो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम एंड में जाते जाते भूल जाओगे। हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि फेंग जुनजे और जियान अलग अलग अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। फेंग जुनजे गए थे अपने फॉलिंग स्टार पवेलियन सो दैट वो अंडरवर्ल्ड सिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर सके, क्योंकि वहाँ पे इम्प्रेजेंट है हमारे मास्टर यालाओ। और जियान की डेस्टिनेशन है पिल सिटी, क्योंकि पिल टावर की गैदरिंग काफी क्लोज आ गई है। वेल इतनी भी क्लोज नहीं, अभी 1 साल बचा हुआ है, बट जियान को वहाँ पे पहुंचने की जरूरत थी, क्योंकि लिटिल फेरी डॉक्टर और जिया से बिछड़े हुए भी जियान को 6 महीने हो चुके हैं। जियान और लिनियन साथ में काफी समय तक ट्रेवल करते रहते हैं, जिसके बाद उन्हें दिखाई देती है एक सिटी की आउटलाइन। इस सिटी का नाम था स्काई मेपल सिटी, जहाँ पे एक बहुत ही भारी भरकम सा वर्म होल था। ये वर्म होल डायरेक्ट जुड़ता है सेंट्रल प्लेन्स के मिडिल रीजन से। कल जियान और लिनियन इसमें एंटर कर चुके थे, क्योंकि लिनियन अपनी स्पेस बोट को कंट्रोल कर रहा होता है, तो बाकी का टाइम बचता है जियान के लिए। कोइंसिडेंटली जियान को भी फ्लेम क्रिएशन स्किल की प्रैक्टिस करने की जरूरत थी। एपिसोड की शुरुआत भी यहीं से होती है। सबसे पहले में दिखाई जाती है वो स्पेशल टनल। हम यहाँ पे कई लाइट्स को फ्लैश होते हुए देखते हैं। जियान की स्पेस बोट के आसपास और भी कई बोट्स दिखाई देती हैं। अच्छी बात है कि जिस बोट पे जियान जा रहा है उसे कंट्रोल करने के लिए लिनियन की स्ट्रेंथ सफिशिएंट है। इस वजह से जियान को अपना ध्यान भटकाने की जरूरत नहीं है। वो अपना पूरा फोकस करता है फ्लेम क्रिएशन स्किल पे। अगर इस 1 महीने की जर्नी में जियान इस फ्लेम क्रिएशन स्किल को सीख लेता है तो ये उसके लिए काफी बेनिफिशियल रहने वाली है। ऑफ कोर्स ये फ्लेम क्रिएशन स्किल डीमन फ्लेम वैली की टॉप 2 टेक्निक थी, तो ये काफी नेचुरल बात है कि ये काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगी। और इसका जस्ट अपोजिट, इसे मास्टर करने में भी काफी टाइम लगने वाला है। लेकिन क्योंकि जियान ने इसे प्रैक्टिस करने के लिए डिसाइड कर लिया था, तो फिर ये चीजें उसे डिस्ट्रैक्ट नहीं करती। ट्रैवलिंग के पहले दिन में ही जियान का टेंशन एकदम इंटेंस हो गया था। जो पुरानी वाली फ्लेम क्रिएशन स्किल थी उसे प्रैक्टिस करने के लिए 3 लोगों की जरूरत होती थी, साथ ही में उनकी लाइफ फोर्स का भी इसमें यूज होता था। फाइनली जाके बनती थी वो लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फ्लेम। लेकिन उस ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट ने कई सालों की मेहनत के बाद इसमें कई इंप्रूवमेंट्स करे थे। इस वजह से करंट फ्लेम क्रिएशन स्किल पुरानी 2 टेक्निक से बिल्कुल अलग थी। इस इम्प्रूव फ्लेम क्रिएशन स्किल को अच्छे से स्टडी करने के बाद जियान अंदर ही अंदर से ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट की एबिलिटीज की तारीफें कर रहा होता है। इस फ्लेम क्रिएशन स्किल के ड्रॉबैक्स को उसने फिक्स कर दिया था। ऑफ कोर्स जिस फ्लेम क्रिएशन स्किल को प्रैक्टिस करना पहले से डिफिकल्ट था, इन इंप्रूवमेंट्स के बाद ये और भी टीडियस हो जाता है। जैसा कि स्क्रोल में रिकॉर्ड किया गया है, इम्प्रूव फ्लेम क्रिएशन स्किल को 3 तरीके की बीस्ट फ्लेम की जरूरत होगी, जिसके बाद प्रैक्टिशनर को इन तीनों फ्लेम्स को अपनी बॉडी के अंदर मर्ज करना होगा। फिर वो अपनी दुकी का यूज करके इन्हें तब तक रिफाइन करेगा जब तक ये पूरी तरीके से कंप्रेस नहीं हो जाती, जिसके बाद इन तीनों बीस्ट फ्लेम को परफेक्टली मर्ज करना होगा। अगर ये करने में कोई सक्सेसफुल रहता है तो फिर फॉर्म होगा एक लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फ्लेम फायर सीड। ऑफ कोर्स ये फायर सीड का थ्रेड जियान के एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस को लंबे समय तक सपोर्ट नहीं कर सकता। उसे लगातार और भी बीस्ट फ्लेम को इकट्ठा करना होगा। जैसा कि इस इम्प्रूव फ्लेम क्रिएशन स्किल में लिखा गया है, वो सारी फ्लेम्स उस फायर सीड में मर्ज होंगी, जिसके बाद ये फायर सीड और भी स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। भले सुनने में काफी आसान सा लग रहा हो, लेकिन इसे अटेम्प्ट करने के बाद समझ में आता है कि कितना खतरनाक है। इसका सबसे नाइस पार्ट होता है वो बीस्ट फ्लेम्स। इन्हें कोई भी लार्ज ऑक्शन हाउसेस से परचेज कर सकता है, लेकिन इन तीनों को अपनी बॉडी में सक्सेसफुली मर्ज कर पाना कोई इजी टास्क नहीं है। सभी फ्लेम्स की टेंडेंसी होती है कि वो एक दूसरे को डोमिनेट करें। यही सेम केस अप्लाई होता है हेवली फ्लेम्स के लिए। अगर कोई इन 3 तरीके की हेवली फ्लेम को मर्ज करने के टाइम केयरलेस होता है तो उसे सीरियस इंजरीज को भी सफर करना पड़ सकता है। और तो अगर कोई अपनी बॉडी में इन तीनों फ्लेम्स को सक्सेसफुली मर्ज कर भी लेता है, तब भी इन्हें रिफाइन करना बहुत कठिन काम हो जाता है। इसके लिए स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट काफी हाई होती है। ऑफ कोर्स फ्लेम क्रिएशन स्किल का मेथड काफी स्पेशल है, क्योंकि रिफाइनिंग के दौरान इसमें अपनी दुकी के थोड़े थ्रेड्स को इन फ्लेम्स के अंदर मर्ज करना होता है। ऐसी पेनिट्रेशन बहुत ही ध्यान से करनी पड़ती है। अगर किसी की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ वीक है तो फिर इस टास्क को परफॉर्म करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इन तीनों बीस्ट फ्लेम को मर्ज करने का जो फाइनल स्टेप है, इन्हें रिफाइन करने के बाद वो काफी डेंजरस टास्क हो जाता है। अगर ये मर्जर फेल होता है तो बॉडी के अंदर जो फ्लेम्स हैं वो एक्सप्लोड भी हो सकती हैं। वही सीन हो जाएगा कि खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा बाहर आना। अब वेल बाहर आना कितना होता है तो मैं भूल ही गया। क्या जो अभी तक बातें कही गई है वो इस चीज का एविडेंस है कि ये इम्प्रूव फ्लेम क्रिएशन स्किल पुरानी स्किल से काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। इसकी डिफिकल्टी को समझने के बाद इवन जियान भी स्पीचलेस फील कर रहा था। वो ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट जो कि लेवल 7 स्टार का दोजोंग था, उसकी रेपुटेशन फेक नहीं थी। उसने इस मेथड को यूज करते करते इस फ्लेम क्रिएशन स्किल को इम्प्रूव कर दिया था। रिगार्डलेस हम चाहे कैसे भी बोले, लेकिन जो करंट लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फ्लेम फॉर्म होती थी वो प्रैक्टिशनर की लाइफ फोर्स को नुकसान नहीं पहुंचाती थी। इस वजह से जो फ्लेम क्रिएशन स्किल की पुरानी बैड रेपुटेशन थी वो भी खत्म हो जाती है। जियान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ स्क्रोल में से विड्रॉ होती है। हम उसे गहरी सांस लेते हुए देखते हैं। एक इशारे पे सामने 3 जेड बोटल्स अपीयर हुई थी। इनके अंदर से 3 भयानक सी फ्लेम्स दिखाई देती हैं। इनके कलर थे ब्लू, ब्राउन और रेड। ऑफ कोर्स ये तीनों वही बीस्ट फ्लेम्स हैं जिन्हें जियान ने ऑक्शन हाउस से परचेज किया था। इन्हीं का यूज करके वो फ्लेम क्रिएशन स्किल को प्रैक्टिस करेगा। जियान की आंखें जलती हुई फ्लेम्स को देखती हैं। वो कहता है पहले स्टेप के अनुसार मुझे इन तीनों तरीके की फ्लेम्स को अपनी बॉडी में मर्ज करना होगा। जियान के चुटकी हो जाने से तीनों बोतल फूट गई थी। वो तीनों बीस्ट फ्लेम भी बाहर आ जाती हैं। इन फ्लेम्स के तीनों क्लस्टर्स को देख के जियान के चेहरे पे स्माइल आ गई थी। भले और लोगों को इन तीनों फ्लेम्स को मर्ज करने में परेशानी हो, खासकर जब बात हो रही है उनकी बॉडी में, लेकिन अभी हम जियान को ऑलरेडी फायर प्लेइंग स्पेशलिस्ट बोल सकते हैं। उसके शरीर में खुद 3 तरीके की हेवली फ्लेम्स हैं, जिनके सामने ये तीनों हेवली फ्लेम्स एकदम चाय कंपानी है। जियान अपने मुंह को खोलता है और एक सक्शन फोर्स क्रिएट होता है। ये तीनों ही बीस्ट फ्लेम उसके मुंह में चली जाती हैं। इन तीनों ही फ्लेम्स ने जियान की बॉडी
में एंटर ही किया था तभी ग्लेस लोटस हार्ट फ्लेम इनके ऊपर टूट पड़ती है। इससे पहले अपनी हीट को एमिट कर पाती ग्लेस लोटस हार्ट फ्लेम मैंने सराउंड कर लिया था। सारी फ्लेम्स के टॉप पे खड़ी होती थी हेवली फ्लेम्स। ये तीनों बीस्ट फ्लेम्स तो स्मॉल फ्राई है। इवन जो उनके भभकते हुए फायर सीड्स थे वो भी एकदम स्लगिश हो जाते हैं। ये देख के जियान स्माइल करता है। ये प्रोसेस उसके लिए काफी सिंपल थी। इसमें उसे बिल्कुल चैलेंज फेस नहीं करना पड़ता। अगर हम ये भी भूल जाए कि जियान की इंटरनल बॉडी को ग्लेस लोटस हार्ट फ्लेम प्रोटेक्ट कर रही है, तब भी उसकी बॉडी ने कई नेचुरल ट्रेजर्स के रिफाइनमेंट को एक्सपीरियंस किया है। फॉर एग्जाम्पल हेवन माउंटेन ब्लड पूल और वो एंशिएंट फीनिक्स एसेंस ब्लड। अगर ये तीनों फ्लेम एक्सप्लोर भी होती है तब भी जियान की बॉडी में थोड़ी खरोंची पहुंचा पाएंगी। जब ये तीनों फ्लेम स्लगिश हो गई थी, जियान के दिमाग में सब विचार चल रहे होते हैं। उसके सामने प्रकट होती है एक जेड ग्रीन द्वीकी जिसमें 3 अलग अलग तरीके के क्लस्टर्स दिखाई देते हैं। जिसके बाद जेड ग्रीन द्वीकी इन तीनों ही फ्लेम्स को अलग अलग तरीके से सराउंड कर लेती है। जियान कहता है सेकंड स्टेप रिफाइनिंग। उसके एक इशारे पे द्वीकी मूव करने लगी थी। ये 3 क्लस्टर्स में डिवाइड होकर रोटेट करने लगी थी। जैसे ही द्वीकी का रोटेशन शुरू होता है, प्रेशर काफी इंक्रीज हो जाता है। इस द्वीकी के प्रेशर के अंदर हम इन तीनों बीस्ट फ्लेम्स को विगल करते हुए देखते हैं। जैसे जैसे इसका प्रेशर इंक्रीज हो रहा था, जियान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ भी इन फ्लेम्स के अंदर एंटर करती है। इमीडिएटली जो इन फ्लेम्स के अंदर का फ्लेम सीड होता है वो चेंज होना शुरू हो जाता है। जियान अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का यूज करके अच्छे से स्टडी कर रहा था। उसके दिमाग में इन्फॉर्मेशन तुरंत ही पहुंच जाती थी कि इन फ्लेम्स के ऊपर प्रेशर बढ़ाना या फिर घटाना है। उसकी करंट स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ वहां तक पहुंच चुकी है कि ऐसे टास्क को परफॉर्म करना बहुत आसान है। जियान की आउटस्टैंडिंग स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के सामने ये सारे स्टेप्स काफी स्मूथली आगे बढ़ने लगते हैं। मर्जर और रिफाइनमेंट में कोई एक्सीडेंट नहीं होता। ऑफ कोर्स ये रिफाइनमेंट इतनी आसान भी नहीं थी कि इसे शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में खत्म कर दिया जाए। इन 3 तरीके की बीस्ट फ्लेम को पूरी तरीके से प्योरीफाई करने के लिए काफी लंबे समय तक कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट्स करनी होंगी। जियान इस पॉइंट को अच्छे से समझ गया था। इस वजह से जैसे वो ट्रेनिंग स्टेट में एंटर करता है, उसका पूरा ध्यान होता है इस रिफाइनमेंट के ऊपर। उसके पास स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की कमी नहीं थी। इस वजह से उसके दिमाग में एग्जॉस्शन का कोई ख्याल ही नहीं आता। जब जियान का दिमाग इस रिफाइनमेंट के अंदर फोकस था तो इस टनल का टाइम भी काफी तेजी से आगे बढ़ने लगता है। इस प्रोसेस के दौरान लिलियन देखता है कि जियान ट्रेनिंग कर रहा है। इस वजह से वो भी इसे डिस्टर्ब नहीं करता। ऐसा होने की वजह से जियान इस बीस्ट फ्लेम प्योरिफिकेशन को बिना किसी चिंता के परफॉर्म कर पाता है। इस बोरिंग से वर्म होल के अंदर एक के बाद एक दिन पास होने लगता है, लेकिन जियान ट्रेनिंग स्टेट से बाहर नहीं आया था। न ही वो उठने के साइंस को शो कर रहा था। ये देख के लिलियन भी हेल्पलेस फील करता है। वो उसे बिल्कुल इंटरप्ट नहीं करता क्योंकि ऐसा करने से जियान का बहुत नुकसान भी हो सकता था। ऐसे ही पलक झपकते 20 दिन पास हो जाते हैं। पिछले 20 दिनों से लिलियन लगातार स्पेस बोर्ड को कंट्रोल करता आया है। अच्छी बात है कि लिलियन अभी 2 हुआंग बन चुका है और स्पेस बोर्ड भी कुछ ज्यादा दूरी को एग्जॉस्ट नहीं करती। इस वजह से लिलियन इंड्योर कर पाता है। वहीं पे जियान केबिन में किसी पत्थर की तरह बैठा रहा था। वो बिल्कुल हिलने का भी नाम नहीं लेता। अगर लिलियन जियान के अंदर से लाइफ फोर्स को नहीं सेंस कर पाता तो उसे भी डेफिनेटली ऐसा लग रहा होता जैसे ट्रेनिंग के दौरान जियान के साथ कुछ हो गया है। लिलियन बोट के फ्रंट में बैठा हुआ होता है। जैसे वो अपने हाथ को वेव करता है, एक दूकी की वेव उस बोट में चली जाती है। जिसके बाद वो जियान को देख के अपना सिर हिलाते हुए बोलता है, आह ये लड़का, इसे प्रैक्टिस करते हुए कितना लंबा समय हो गया है, न जाने ये कौन सी ट्रेनिंग कर रहा है। जब लिलियन खुद से बड़बड़ा रहा होता है तभी जियान की बॉडी, जो कि पिछले 20 दिनों से बिल्कुल हिली भी नहीं है, उसे हम अचानक से ट्रेम्बल होते हुए देखते हैं। उसकी वो बंद आंखें स्लोली ओपन होती हैं। जियान की आंखें खुलती हुई देख लिलियन खुश हो गया था। जिसके बाद वो एक रिलीफ वाली सांस लेता है, लेकिन अब भी वो जियान को डिस्टर्ब नहीं करता। हमारा ध्यान शिफ्ट होता है जियान की तरफ। अपनी आंखें खुलने के बाद वो भी एक गहरी सांस लेता है। उसकी आंखों में भी एक जॉय फ्लैश होता है। जैसे वो अपनी मुट्ठी को खोलता है, हम वहाँ पर 3 फ्लेम के क्लस्टर्स को फ्लोट करते हुए देखते हैं। जिसके बाद वो जियान की उंगलियों के चारों तरफ स्प्रिट्स की तरह घूमने लगते हैं। इनमें से एक वेग हीट भी रिलीज होती है। जियान की पिछले 20 दिनों की ट्रेनिंग की वजह से अभी तीनों ही बीस्ट फ्लेम्स काफी स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी। इन तीनों छोटी सी बीस्ट फ्लेम्स को स्टडी करने के बाद जियान के चेहरे पे रिलीफ वाला एक्सप्रेशन आता है। वो कहता है, फाइनली मैंने रिफाइनमेंट कंप्लीट कर लिया। अगर उसके पास इतनी आउटस्टैंडिंग स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ नहीं होती तो वो शायद इतने लंबे टाइम तक ट्रेन नहीं कर पाता। अगर जियान के अलावा कोई और इस चीज को अटेम्प्ट करता तो इस रिफाइनमेंट को कंप्लीट करने में उसे आधे साल से कम का समय नहीं लगता। आफ्टर ऑल उनके पास हेवली फ्लेम नहीं होती जो कि सरप्राइज कर रही है। जियान कहता है, लास्ट होगा फाइनल मर्जिंग स्टेप। अगर मैं इन तीनों को सक्सेसफुली मर्ज करके एक फायर सीड को बना लेता हूँ तो मेरी इस फ्लेम क्रिएशन स्किल की मास्टरी कंप्लीट हो जाएगी। फिर मुझे बस फ्यूचर में और सारी 20 फ्लेम्स को इकट्ठा करना होगा। जैसे ही वो फ्लेम्स इस फायर सीड में ऑब्जर्व होंगी, ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगी लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फ्लेम में और मैं भी यूज कर पाऊंगा फायर एक्सटर्मिनेशन लोटस को। जब जियान ये कह रहा होता है तो उसके चेहरे पे एक सोलमनेस देखी जा सकती है, क्योंकि फ्लेम क्रिएशन स्किल का जो फाइनल स्टेप है यही सबसे ज्यादा डिफिकल्ट और डेंजरस होता है। जियान काफी समय तक इन तीनों फ्लेम्स को घूरता रहता है। एक मोमेंट के बाद उसका ध्यान जाता है सामने की तरफ। वो लिलियन को देख के एक अपोलोजेटिक स्माइल करता है। जियान कहता है, लगता है तुम्हें पूरी जर्नी के दौरान स्पेस बोट को कंट्रोल करना होगा। मैं जिस 2 स्किल को प्रैक्टिस कर रहा हूँ अब इसका फाइनल स्टेप बचा हुआ है। ये सुन के लिलियन भी अपनी बत्ती से दिखाते हुए नोट करता है। वो कहता है, ये तो छोटी सी बात है, अगर कोई अनएक्सपेक्टेड चीज नहीं होती तो तुम आराम से रिलैक्स कर सकते हो। और तो इस वर्म होल के एंड में पहुंचने तक हमें 10 दिन लग जाएंगे। इसके बाहर जाने से पहले तुम्हें उठना होगा, क्योंकि जब हम वर्म होल से बाहर जा रहे होंगे तो वहाँ पे होने वाले बम्स की वजह से तुम डिस्टर्ब हो सकते हो। ये सुन के जियान स्माइल करता है। उसका ध्यान जाता है इन तीनों फ्लेम्स की तरफ। जियान के चेहरे पे दोबारा सोलमनेस रिवील हुई थी। उसके एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस का यूज इस फ्लेम क्रिएशन स्किल की सक्सेसफुल प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। ये जियान की एक डेफिनेट किलिंग मूव थी। अगर वो इसे यूज नहीं कर पाता है तो उसके लिए बहुत ही बड़ा लॉस होगा। जियान अपनी सांस को
गहराई से छोड़ने के बाद दोबारा अपनी आंखें बंद कर लेता है। वो तीनों बीस्ट फ्लेम सू साउंड के साथ जियान की बॉडी में एंटर कर जाती हैं। उसका माइंड भी एंटर करता है अपनी बॉडी के अंदर। वो देखता है कि जेड ग्रीन फ्लेम के अंदर ये तीनों बीस्ट फ्लेम चारों तरफ घूम रही हैं, लेकिन जैसे ही वो जेड ग्रीन फ्लेम के पास जाती थी ये शॉक के साथ चुपचाप से विड्रॉ कर लेती हैं। एक हेवली फ्लेम के सामने जब ये ऑर्डिनरी बीस्ट फ्लेम आती थी तो ऐसा लगता था जैसे कि एक नॉर्मल सब्जेक्ट अपने एम्परर से मिल रहा है। जियान का दिमाग भी फोकस्ड होता है इन तीन बीस्ट फ्लेम्स पे, जिसे 20 दिनों के टायरलेस एफर्ट के बाद रिफाइन किया गया है। एक मोमेंट के बाद वो डिसाइड कर लेता है। उसके दिल में से एक ऑर्डर आया था। इस ऑर्डर के रिलीज होने की वजह से एक इनविजिबल सी फ्लेम इन तीनों बीस्ट फ्लेम्स को ग्रैब कर लेती है, जिसके बाद ये तीनों एक दूसरे में कोलाइड हो जाती हैं। हमारे कानों में जाती है एक बैंग की आवाज। जैसे ये तीनों बीस्ट फ्लेम्स एक दूसरे में फोर्सफुली कोलाइड हुई थी, इनके बीच में एक रिपल्शन क्रिएट होता है। वहाँ से एक 3 रन की फायर वेव फैलती है, लेकिन जैसे ये बीस्ट फ्लेम की वेव उस बैरियर से टकराती है जो कि हेवली फ्लेम के द्वारा बनाया गया था, हम इसे तुरंत ही सरप्राइज होते हुए देखते हैं। खैर इन फ्लेम के इरप्शन की वजह से जियान को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके एक थॉट के साथ इन तीनों बीस्ट फ्लेम को साथ में मर्ज कर दिया जाता है। अब ये 3 तरीके की बीस्ट फ्लेम्स एक दूसरे से प्रेस कर दी गई थी। इनका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। जो ओरिजिनली काम सरफेस थी वो भी उबलने लगती है। इन फ्लेम्स के अंदर छोटे छोटे बलबूले छूट रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे एक्सप्लोड होने वाली हैं, लेकिन फ्लेम के अंदर के इस चेंज को देख के जियान का एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज नहीं होता। जब जियान ने शुरू में एंग्री विद द लोटस को क्रिएट किया था उसके लिए वो वाला एक्सपीरियंस बहुत खतरनाक था। अगर वो वहाँ पे छोटी सी भी गलती करता तो वो हेवली फ्लेम उसकी जान ले लेती। अगर उस सीन से कंपेयर किया जाए तो फिर ये मैटर काफी सिंपल है। भले ये काम जियान के लिए डिफिकल्ट ना हो, लेकिन फ्लेम क्रिएशन स्किल को प्रैक्टिस करने के लिए एसेंशियल था। इस वजह से जियान को अपने पूरे एफर्ट को लगाने की जरूरत है। अच्छी बात है कि जियान के पास हेवली फ्लेम को मर्ज करने का एक्सपीरियंस है, तभी इन फ्लेम्स के मर्जिंग की वजह से वो इतना ज्यादा बिजी दिखाई नहीं देता। उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मर्ज हो रही बीस्ट फ्लेम्स में एंटर करती है। जैसे ही स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ने इस फायर को इन्वेड किया था, जियान के दिमाग ने इसके अंदर का वायलेंस सेंस किया था। ये एक ऐसे ज्वालामुखी की तरह लग रहा था जो कि अभी इरप्ट होने वाला है। ये तीनों फ्लेम्स एक दूसरे को डाइजेस्ट कर रही थी। जैसे ही इनके बीच में कोलिजन होता, इनके बीच का वाइल्ड वायलेंस और भी इंक्रीज हो जाता था। अगर ये कंटिन्यू होता रहता है तो काफी जल्दी एक एक्सप्लोजन होगा। जब जियान फ्लेम के अंदर की क्योटिक एनर्जी को सेंस करता है तो उसका हार्ट ग्रेजुअली सॉलम हो जाता है। उसके दिमाग में एक विचार आता है। तुरंत ही वो जेड ग्रीन फ्लेम्स जिसने बीस्ट फ्लेम को सराउंड करके रखा था वो अपनी साइज को श्रिंक करने लगती है। जैसे ही अपने आप को कंप्रेस कर रही थी, जेड ग्रीन फ्लेम के अंदर का प्रेशर भी इंक्रीज होने लगता है। इसके प्रेशर के एक्सपेंशन की वजह से फ्लेम्स के अंदर का वाइल्ड वायलेंस कई गुना बढ़ गया था। ऐसा लगता है जैसे इसका इरप्शन काफी पास आ गया है, लेकिन जियान अपनी पकड़ को बिल्कुल वीक नहीं कर रहा था। एंड में जाके प्रेशर टेरिफाइंग हो जाता है। वो फ्लेम जो कि फोर्सफुली मर्ज हो रही थी अब और ज्यादा इंड्योर नहीं कर पाती। हमारे कानों में एक बैंग जैसा मफल्ड साउंड जाता है। वो अचानक से एक ज्वालामुखी की तरह फट गई थी। इन फ्लेम्स के एक्सप्लोजन की वजह से एक पावरफुल फायर वेव चारों तरफ फैलने लगती है, जिसके बाद ये ग्लेज लोटस हार्ट फ्लेम से जाके टकराती है। ये वाइल्ड और वायलेंट फोर्स इतनी खतरनाक थी कि ग्लेज लोटस हार्ट फ्लेम का वो बैरियर भी फ्लक्चुएट होने लगा था। ये वायलेंट फोर्स लगातार ग्लेज लोटस हार्ट फ्लेम को तोड़ने की कोशिश करती है। अच्छी बात यह है कि जियान पहले से प्रिपेयर हो चुका था। इस वजह से ग्लेज लोटस हार्ट फ्लेम फोर्सफुली स्कैटर्ड नहीं होती, वरना भले जियान की स्ट्रेंथ अभी यहाँ तक पहुंच चुकी है फिर भी इस ब्लो की वजह से वो थोड़ा तो सफर करता ही। हालांकि ऐसा लग रहा होता है कि इस एक्सप्लोडिंग फ्लेम को सरप्राइज कर लिया गया है, लेकिन इमर्जेंस सक्सेसफुल होता हुआ नहीं दिखाई देता। जेड ग्रीन फ्लेम के अंदर तीनों बीस्ट फ्लेम सब स्कैटर हो चुकी थी। हम इसके अंदर छोटे से 3 फ्लेम सीड्स को ड्रिफ्ट होते हुए देखते हैं। ये तीनों फायर सीड्स बहुत ही छोटे थे, अंग्रेजी में बोले तो टाइनी थे। ऐसा लग रहा होता है कि फूंक मारने से बुझ जाएंगे। इस एक्सप्लोजन के दौरान ऐसा लगता है जैसे इन तीनों बीस्ट फ्लेम्स के अंदर का वाइल्ड वायलेंस खत्म हो गया है। अब ये बीस्ट फ्लेम कम मोमबत्ती की फ्लेम ज्यादा लग रही थी। इन तीनों फायर सीडलिंग्स के विस्क को देख के जियान अंदर से रिलीफ फील करता है। इमीडिएटली उसके मुंह से हंसी की आवाज आती है। उसके एक इशारे पे तीनों फ्लेम सीड्स एक दूसरे के पास आने लगते हैं, लेकिन इस बार जब ये तीनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो ये पहले की तरह एक्सप्लोजन वाला रिएक्शन नहीं करते। जियान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की हिडन कंट्रोल की वजह से ये तीनों फायर सीड्स काफी आसानी से ब्लेंड होने लगते हैं। जियान के शानदार सप्रेशन की वजह से कुछ ही समय के बाद ऐसा लगता है जैसे ये मर्जी होने वाले हैं। वैसे ये साइंस काफी छोटे थे, लेकिन जियान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इन्हें डिटेक्ट कर लेती है। इमीडिएटली उसके चेहरे पे एक स्माइल आ गई थी। अपने दिमाग को फोकस करके वो लगातार उस प्रेशर को अप्लाई करता रहता है। ये तीनों फ्लेम सीड्स भी ग्रेजुअली मर्ज होने लगे थे। खैर ये मर्जिंग प्रोसेस ऐसा नहीं है जिसे बस एक ही दिन में कंप्लीट किया जा सके। इस सटल जॉब को करने के लिए एक लंबा टाइम चाहिए होता है, क्योंकि इसमें कई छोटे छोटे चेंजेस करने पड़ते हैं। तो फिर प्रैक्टिशनर को अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को काफी अच्छे से कंट्रोल करना होता है। ऑफ कोर्स जियान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की वजह से ये तीनों ही स्टेप्स काफी आसानी से कंप्लीट हो जाते हैं। अब बस टाइम के पास होने का इंतजार कर रहा था। इन 20 फ्लेम सीड्स को मर्ज करने के प्रोसेस के दौरान एक के बाद एक दिन फिर से पास होने शुरू हो जाते हैं। पलक झपकते ही 9 दिन और पास हो गए, क्योंकि अब ऑलरेडी 29 डेज की ट्रैवलिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो फिर ये बोट वर्म होल के एंड को भी अप्रोच कर रही थी। लिनियन बोट के फ्रंट पे क्रॉस लेग पोजीशन में बैठा हुआ होता है। अब बोट में ड्यूकी को सप्लाई करना काफी हैबिचुअल हो गया था। हम उसे अपने सर को रब करते हुए देखते हैं। उसके चेहरे पे एक टायर्ड एक्सप्रेशन था। भले ही पिछले महीने में उसकी ड्यूकी पूरी तरीके से एग्जॉस्ट नहीं हुई हो, लेकिन उसे अपनी अटेंशन को पूरी तरीके से फोकस करना पड़ा था। लिनियन जियान को देखता है जो कि बोट के कैबिन में था। वो कहते हैं हम एक दिन के बाद इस वर्म होल से बाहर जाने वाले हैं। क्या ये लड़का अपनी ट्रेनिंग से बाहर नहीं आ पाया? जिसके बाद उसका ध्यान जाता है बाकी की बोट्स पे जो डेस्टिनेशन के आने की वजह से काफी एक्साइटेड लग रही थी। लिनियन अंदर ही अंदर थोड़ी कड़वाहट से फील करता है। लगता है 1 महीने के लिए वो जियान का बोट्समैन बन गया। लिनियन कहता
कहता है जब हम वर्म होल से एग्जिट कर रहे होंगे तो वहाँ पे काफी दौचियां लगने वाली हैं। जियान तब डेफिनेटली डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर इसकी वजह से उसकी दुखी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो ये मैटर सिंपल नहीं है। फाइनली लिनियन साई करने के बाद बोलता है क्या मैं क्या ही कर सकता हूँ, अगर वर्म होल के एग्जिट आने से पहले ये नहीं होता है तो मैं फोर्सफुली जियान को जगा दूंगा। ये चीज डिसाइड करने के बाद लिनियन दोबारा फोकस करने लगता है। उसे इस बोट को कांस्टेंट स्पीड से चलाने की जरूरत थी। ये बोट ट्रांसफॉर्म हो जाती है रे ऑफ लाइट में, जो कि वर्म होल के एंड की तरफ चला गया था। एक दिन का समय कुछ ज्यादा लंबा नहीं होता। इस समय के दौरान जियान ने बिल्कुल भी उठने के साइंस को शो नहीं किया था। इस वजह से लिनियन भी काफी एंशियस फील करने लगा था। वो क्लियरली देख पा रहा था कि इस जगह की स्पेशल स्ट्रेंथ काफी स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। ये लोग वर्म होल के एग्जिट के काफी क्लोज आ चुके थे। लिनियन की नजरें आगे जाती हैं। उसे एक ब्राइट सिल्वर लाइट दिखाई दी थी। कुछ देर के बाद उसे एक सिल्वरी रिंग दिखाई देती है। ये देख के वो भी नजर ले जाता है केविन की तरफ, जहाँ पे जियान ट्रेनिंग कर रहा होता है। फाइनली वो अपनी दांतें मीस के खड़ा हो जाता है। हम उसे जियान की तरफ जाते हुए देखते हैं। केविन में एंटर करने के बाद उसका हाथ जाता है जियान के कंधे की तरफ, लेकिन इससे पहले लिनियन का हाथ जियान के कंधे पे जा पाता, जियान की बॉडी से एक लाइटिंग मैनर में जेड ग्रीन फ्लेम बाहर आके लिनियन की तरफ शूट हो गई थी। ये देख के लिनियन का एक्सप्रेशन चेंज होता है। वो सेंस करता है कि इसके अंदर कितनी फाइटिंग एनर्जी है। वो अपनी दुखी को सर्कुलेट करता है। तुरंत ही वो अगली सी एजिलिटी टेक्निक डिस्प्ले होती है, जिससे वो जेड ग्रीन फ्लेम डॉज हो गई थी। लेकिन इसे डॉज करने के बाद लिनियन रिलीफ फील कर पाता। पीछे से उसे एक हॉट विंड फील होती है। जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसकी आंखों में ग्रीन फ्लेम मैग्नीफाई हो रही थी। भले लिनियन के पास वो भद्दी सी एजिलिटी स्किल है, फिर भी इसे डॉज करना बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। इस वजह से वो इस फ्लेम को बस अपने पास आते हुए देख ही सकता था। लेकिन अच्छी बात है कि लिनियन की बॉडी में से पहले फ्लेम कोलाइड हो पाती। केविन के अंदर से एक सॉफ्ट आवाज आती है। जियान कहता है स्टॉप। फ्लेम चुपचाप से वहीं में पॉज हो जाती है। लेकिन इसके हाई टेम्परेचर की वजह से लिनियन की बॉडी में गूज़बम्स फैल गए थे। वो तुरंत ही पीछे जाता है। जब वो साइड में हट के दोबारा इस फ्लेम को देखता है तो उसके दिल में एक अजीब सा डर फैल गया था, जिसके बाद उसका ध्यान जाता है जियान की तरफ, जिसने अपनी आंखें खोल ली है। वो कहता है फाइनली तुम उठ गए। जियान लिनियन की तरफ देख के स्माइल करता है। जैसे ही वो अपने हाथ को आगे बढ़ाता है वो जेड ग्रीन फ्लेम उसके हाथ में आ गई थी। इस फ्लेम को अपनी बॉडी में अब्सॉर्ब करने के बाद जियान अपने फिंगर को रब करता है। हम उसके सामने एक पेल व्हाइट बोन जैसे फायर सीड को आते हुए देखते हैं, जिससे एक चीची वाला साउंड प्रोड्यूस हो रहा होता है। जब वो 3 तरीके के 20 फ्लेम सीड्स मर्ज हुए थे तब ये पेल व्हाइट कलर्ड फ्लेम की विस्प बनी है और ये लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फ्लेम की एक नई जनरेशन है। फ्यूचर में जियान जब भी एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस का यूज करेगा तब वो इस छोटी सी चीज पर रिलाई करेगा। इस पेल व्हाइट फायर सीड को देख के जियान काफी सेटिस्फाइड फील करता है। इसके बाद वो इसे अपनी बॉडी में वापस रख लेता है। फाइनली जियान खड़ा होकर केविन से बाहर आया था। उसकी आंखों में दिखाई पड़ती है वो सिल्वरी रिंग। ऑफ कोर्स वो वर्म होल का एंट्रेंस होता है। जियान ग्रिन करके बोलता है फिल रीजन और 3000 बर्निंग फ्लेम, मैं आ गया हूँ। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है एक बड़ा सा ग्राउंड। एक ग्राउंड रॉक फ्रेगमेंट से भरा हुआ था और इसके बीच में होता है एक बहुत ही बड़ा सा स्टोन स्टेज। स्टोन प्लेटफॉर्म के ऊपर होता है एक 100 फीट वाइड डार्क ब्लैक वर्म होल। ये स्लोली रोटेट हो रहा होता है। इसके अंदर से शॉकिंग स्पेशल रिपल्स को फील किया जा सकता है। इस ग्राउंड में साइलेंस बस कुछ ही समय के लास्ट करता है, जिसके बाद सुनाई दिया था एक डीप साउंड। इसकी अपीयरेंस के बाद इस वर्म होल में से वेव आफ्टर वेव इंटेंस स्पेशल रिपल्स रिलीज होती हैं। एक स्ट्रेट लाइन में बहुत सारे ह्यूमन फिगर्स बाहर आते हैं। फाइनली ये ग्राउंड में लैंड कर गए थे। लिनियन को भी ग्राउंड में लैंड करते हुए देखते हैं। लैंड करने के बाद वो एक गहरी सांस लेता है। वो कहते हैं फाइनली हम बाहर आ गए। ये डैम वर्म होल बहुत ही ज्यादा टफ है। वो इस तरीके से हंस रहा होता है जैसे उसके ऊपर से एक बड़ा बोझ हट गया है। लिनियन की आवाज सुन के जियान भी नोट करता है। उसकी आंखें चारों तरफ जाती हैं। उसे दिखाई देते हैं कई फिगर्स जो कि इसी वर्म होल से बाहर आए थे। इस वजह से ओपन ग्राउंड काफी जल्दी लाइवली हो जाता है। जियान अपने हाथों को मलते हुए बोलता है क्या यही पेल रीजन है, लेकिन लिनियन अपने सिर हिलाते हुए कहता है नो, ये तो सेंट्रल प्लेन्स का मिडिल रीजन है, जिसे लोग मिडिल रीजन ही बोलते हैं। वहीं पे जो पेल रीजन है वो इस मिडिल रीजन के सेंटर पे एग्जिस्ट करता है। जियान कहता है मिडिल रीजन। लिनियन हंस के कहता है ही अगर हम दुखी कॉन्टिनेंट के सेंटर को सेंट्रल प्लेन्स बोलते हैं तो फिर सेंट्रल प्लेन्स के मिडिल पार्ट को हम मिडिल रीजन बोलते हैं। मिडिल रीजन में ही सबसे ज्यादा टॉप फैक्शन सिचुएटेड है। लिनियन स्माइल के साथ कंटिन्यू करता है इस समय हम मिडिल रीजन के साउथ वेस्टर्न पार्ट में। इस एरिया में जो सबसे रनाउंड फैक्शंस हैं वो है साउंड वैली और बर्निंग फ्लेम वैली। ये दोनों ही लार्ज फैक्शंस यहाँ के ओवरलॉर्ड हैं। इन मॉन्स्टर्स फैक्शंस को छोड़ दिया जाए तो इस रीजन में और भी कई फैक्शंस मिल जाएंगे। ऑफ कोर्स उन्हें साउंड वैली या फिर बर्निंग फ्लेम वैली से कंपेयर नहीं किया जा सकता। लिu चिंग का क्लैन भी साउथ वेस्टर्न रीजन में ही है। जियान कहता है बर्निंग फ्लेम वैली। ये सुन के उसके दिल ने तेजी से धड़कना शुरू कर दिया था। काफी समय पहले वो इस फैक्शन के बारे में जान गया था। और तो वो स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेन जो कि जियान के साथ कई सालों से, वो भी इसी फैक्शन की 2 टेक्निक है। इस वजह से जियान बर्निंग फ्लेम वैली में बहुत इंटरेस्टेड था। लिनियन जियान की तरफ झुक के कुछ इन्फॉर्मेशन को रिवील करता है। वो कहता है 1 हॉल 1 टावर 2 सैक 3 वैलीज और 4 पवेलियन। बर्निंग फ्लेम वैली और साउंड वैली की स्ट्रेंथ उस पिन लाइटिंग पवेलियन से काफी स्ट्रॉन्ग होगी। खासकर यहाँ पे बात हो रही है बर्निंग फ्लेम वैली की। इसकी हजारों साल पुरानी हिस्ट्री है। इसकी फाउंडेशन बहुत ही पावरफुल है। ही एडिशनली मैं तुम्हें और बता दूं, इस बर्निंग फ्लेम वैली के अंदर एक हेवनली फ्लेम है जिसका नाम है 9 ड्रैगन लाइटिंग फ्लेम। जिस उनके जियान स्माइल करता है। वो अंदर से काफी हेल्पलेस फील कर रहा था। इवन दो वो जानता था कि बर्निंग फ्लेम वैली के पास एक हेवनली फ्लेम है, लेकिन इस बारे में जियान कुछ कर नहीं सकता था। अगर हम बर्निंग फ्लेम वैली की फाइटिंग स्ट्रेंथ के बारे में भूल भी जाए और जियान के हाथ में वो 9 ड्रैगन लाइटिंग फ्लेम लग भी जाती है, तब भी वो फ्लेम बर्निंग फ्लेम वैली की एकदम एंसेस्ट्रल फ्लेम जैसे वेव करती है। वो उनकी परफेक्ट सील से मर्ज हो चुकी है। मोस्ट लाइकली इसे ऑब्टेन करने के बाद जियान इसे
फॉलो नहीं कर पाएगा, बल्कि वो एक ऐसे फैक्शन को ऑफेंड कर देगा जिसकी स्ट्रेंथ मिड लाइटिंग पवेलियन से भी ज्यादा भयानक है। ऐसी ही बात नहीं है कि जियान के लिए उस 9 ड्रैगन लाइटिंग फ्लेम को एक्वायर करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, लेकिन जो चीज जियान को सबसे ज्यादा इंटरेस्ट कर रही थी वो थी स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेन की पूरी टेक्निक। इतने सालों तक लगातार इसे प्रैक्टिस करने के बाद जियान समझ गया था कि टेक्निक कितनी प्रोफाउंड है। खासकर ये बात लागू होती है जियान के ऊपर, जिसकी बॉडी के अंदर एक से ज्यादा हेवली फ्लेम एग्जिस्ट करती है। जो चीज औरों के लिए बस थोड़ी फायदेमंद होती थी वो जियान के लिए नए पावर के गेट खोल देती है। अगर स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेन के बाकी के 2 चेंजेस को जियान ऑब्टेन कर लेता है तो उसकी फाइटिंग स्ट्रेंथ काफी सोर होने वाली है। जियान थोड़ा सा सोचने के बाद बोलता है, अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंज के बाकी के 2 चेंजेस को एक्वायर करने की कोशिश करूंगा, लेकिन अभी के लिए मेरे लिए अच्छा होगा कि मैं स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंज को रिवील न करूं। ऑफ कोर्स जब तक कोई बड़ी मुसीबत नहीं आती, वरना अगर ये बर्निंग फ्लेम वैली विंड लाइटिंग पवेलियन जितनी स्टबर्न निकली तो फिर मेरे लिए मुसीबतें बढ़ जाएंगी। जियान अपने सर को ऊपर उठा के बोलता है, इस जगह से पिलरिजन कितनी दूरी पे है। जियान की आवाज सुन के लिनियन एक्सप्लेन करता है, वो यहाँ से काफी ज्यादा दूरी पे है, लेकिन अच्छी बात है कि थोड़ी थोड़ी दूरी पे हमें कई वर्म होल्स मिल जाएंगे। इस वजह से हम पिलरिजन तक बस 5 से 6 दिन में ही पहुँच सकते हैं। वो अपनी फिंगर्स में काउंट करते हुए बोलता है, टियानहुआंग सिटी जहाँ पे लिu चिंग का क्लैन लोकेटेड है वो भी हमारे रास्ते के बीच में ही पड़ता है। वो सिटी भी एक वर्म होल को पोजेस करती है जो कि पिलरिजन की तरफ जाता है। ये सुन के जियान स्टार्टल्ड हो गया था। इमीडिएटली वो स्माइल के साथ नोट करके बोलता है, ये तो और भी अच्छी बात है, मैं जाते जाते उससे भी मिल लूंगा। मुझे लिu चिंग से मिले कई साल हो चुके हैं, आई वंडर अब वो कैसा होगा। इसका जवाब लिनियन देता है, वो कहता है लिu चिंग क्लैन का हेड बन चुका है, उसका टैलेंट मेरे से भी अच्छा है। जब हम पिछली बार मिले थे तो लिu चिंग ऑलरेडी 3 स्टार दोहुआंग पे पहुंच चुका था। इस समय काफी ज्यादा चांसेस है कि वो 7 स्टार दोहुआंग तक पहुंच गया होगा। अब क्योंकि तुमने डिसाइड कर ही लिया है तो मैं आगे रास्ता बताता हूँ, हमारी स्पीड के साथ वहाँ तक पहुँचने में 1 दिन ही लगेगा। ये सुन के जियान स्माइल करके नोड करता है। पिल गैदरिंग के शुरू होने में भी थोड़ा सा टाइम है। वो रास्ते के दौरान और भी 20 फ्लेम्स को इकट्ठा कर सकता है जिससे उसका लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फ्लेम का सीड और भी स्ट्रॉन्ग हो जाए। जियान को नोट करते हुए देख लिनियन भी और कुछ बकवास नहीं करता। उसका बैक शिफ्ट होता है और एक दूसरे के विंग्स वहाँ पे अपीयर हुए थे। तुरंत ही वो आसमान की तरफ शूट हो गया था। भले सेंट्रल प्लेन्स के अंदर एक दोहुआंग क्लास का एक्सपर्ट बहुत रेयर ना हो, लेकिन इसे भी स्ट्रॉन्ग में कंसिडर किया जाता है। इस वजह से जब लिनियन इस तरीके से आसमान में जाता है तो कई लोगों की एनवीएस आके उसके ऊपर चली गई थी, क्योंकि इतनी कम एज में एक दोहुआंग बन गया तो उसकी फ्यूचर अचीवमेंट्स एकदम लिमिटलेस होने वाले हैं। खैर जब लोग आसमान में देख के एनवीएस फील कर रहे होते हैं तभी जियान अपने पैरों को आगे बढ़ाता है और वो खाली हवा में चलने लगता है, जिसके बाद लिनियन को एक सिग्नल भेजता है। फटाक से दोनों ट्रांसफॉर्म हो गए थे एक रे ऑफ लाइट में, जो कि सभी की आंखों के सामने से डिसअपीयर हो जाते हैं। जब जियान और लिनियन होराइजन से गायब हो गए थे तो लोग ग्रेजुअली रिकवर होते हैं। सभी के चेहरे पे भी एक डिसबिलीफ को देखा जा सकता है। एक बंदा कहता है, वॉकिंग थ्रू एयर ये तो एक दोजोंग है। ये लिटिल फेलो एक्चुअली में एक दोजोंग निकला, क्योंकि एक दोजोंग ये इवन सेंट्रल प्लेन्स में भी स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन को रखता है। इस क्लास में एडवांस करने के लिए बहुत लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तक बहुत कम ही लोग पहुँच पाते हैं। इस वजह से काफी ऑब्वियस बात है कि जब ये लोग देखेंगे कि जियान इतनी कम एज में दोजोंग बन गया तो फिर उनके भी फ्यूज उड़ जाएंगे। टियानहुआंग सिटी टियानबे सिटी से छोटी नहीं थी और तोरे सिटी का वर्म होल सीधा पिलरिजन से कनेक्टेड था। इस वजह से जो लोगों की भीड़ यहाँ पे इकट्ठी होती थी उससे टियानबे सिटी बिल्कुल कंपेरेबल ही नहीं है। टियानहुआंग सिटी में कई बड़े बड़े फैक्शंस भी थे, लेकिन इनमें सबसे बड़े होते हैं 2 लार्ज फैक्शंस। इनमें से एक होता है लिu क्लैन और दूसरा होता है चैंग क्लैन। टियानहुआंग सिटी में ये दोनों ही सबसे स्ट्रॉन्ग होते हैं। ऑफ कोर्स इन दोनों ही के पास वो क्वालिफिकेशंस नहीं है कि वो इस लेवल के वर्म होल को क्रिएट कर सके। इस वजह से यहाँ का वर्म होल इन दोनों ही फैक्शंस में किसी को बिलोंग नहीं करता, बल्कि ये बिलोंग करता है बर्निंग फ्लेम वैली को। बर्निंग फ्लेम वैली का एम्पायर हजारों किलोमीटर्स तक फैला हुआ था। ये कई सिटीज को कंट्रोल करते थे। इनसे जो फैक्शन कंटेन कर पाता था वो थी साउंड वैली, लेकिन साउंड वैली हमेशा सीक्रेटिव बिहेव करती थी। इस वजह से उनका बर्निंग फ्लेम वैली की तरह वोकाल नहीं होता। ऑफ कोर्स उन्हें कोई अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता था। ये बात समझने के लिए किसी को बहुत इंटेलिजेंट होने की जरूरत नहीं है कि कोई भी फैक्शन जो कि बर्निंग फ्लेम वैली से कंपेयर किया जाता हो वो ऑर्डिनरी नहीं हो सकता। बर्निंग फ्लेम वैली बहुत सारी सिटीज को कंट्रोल करती थी और ये टियानहुआंग सिटी उनमें से ही एक है। अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो लिu और चैंग दोनों ही क्लैंस बर्निंग फ्लेम वैली के वेसल क्लैंस हैं। वर्म होल के जो मैनेजमेंट राइट्स होते थे वो भी बर्निंग फ्लेम वैली डिसाइड करती थी। ऑफ कोर्स जो भी फैक्शन इस वर्म होल को मैनेज करेगा वो इस सिटी का बॉस बन जाता था। पिछले कई सालों से वर्म होल के जो राइट्स होते हैं वो लिu क्लैन और चैंग क्लैन के बीच में अल्टरनेट हो रहे थे, लेकिन इन दोनों ही पार्टीज में से किसी के पास भी इस वर्म होल के राइट्स लंबे समय तक नहीं रहते थे। परहैप्स बर्निंग फ्लेम वैली इस तरीके की टेक्निक को यूज कर रही थी जिससे दोनों क्लैंस हमेशा चेक में रहे। लिनियन और जियान की स्पीड के साथ उन्हें टियानहुआंग सिटी तक आने में कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगता। एक दिन के अंदर ही उन्हें टियानहुआंग सिटी की आउटलाइन दिखाई देने लगी थी। इस एक दिन की ट्रैवलिंग के दौरान जियान ने आसपास के माउंटेन रेंजेस में लगातार सर्च करी थी, जिस वजह से जियान को 2 और तरीके की बीस्ट फ्लेम्स मिल जाती हैं। हालांकि ये कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी, लेकिन कुछ न होने से अच्छी थी। जियान इन दोनों ही फ्लेम्स को रैंडमली लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फ्लेम से मर्ज कर देता है। फायर सीड को ग्रेजुअली स्ट्रॉन्ग होते हुए देख के जियान के चेहरे पे स्माइल आ गई थी। इस दुनिया में बहुत अलग अलग तरीके की वेस्ट फायर्स हैं, उन्हें कलेक्ट करना भी कुछ खास डिफिकल्ट नहीं है। और तो जियान की करंट स्ट्रेंथ के साथ जब तक वो ऐसे माउंटेन रेंज में एंटर करता है जहाँ पे ऐसे वेस्ट हो, ये फायर्स आसानी से गैदर करी जा सकती थी। जियान आगे देखते हैं और उसे दिखाई देती एक सिटी जो कि काफी हरी भरी दिखाई दे रही थी। वो एक स्माइल के साथ कहता है, क्या यही टियानहुआंग सिटी है? लिनियन नॉड करता है। अपनी आंखों को चारों तरफ घुमाने के बाद वो बोलता
बताता है ये बर्निंग फ्लेम वैली की टेरिटरी है, यहाँ पे कुछ भी करने से पहले तुम्हें सोचना होगा, खासकर उस स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज को तो अवॉइड ही करना। वेल वो विंड लाइटिंग पवेलियन की तरह अपनी दो टेक्निक्स को जिंदगी नहीं मानते हैं, लेकिन अगर वो देखते हैं कि एक आउटसाइडर उनकी दोस्त के उसको प्रैक्टिस कर रहा है तो वो भी डिस्प्लीज तो फील करेंगे ही। जर्नी के दौरान जियान ने लिनियन को स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज के बारे में बता दिया था, जिस वजह से लिनियन स्टंट रह जाता है। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जियान के पास विंड लाइटिंग पवेलियन की दो टेक्निक ही नहीं होगी, बल्कि वो बर्निंग फ्लेम वैली की दो स्किल को भी प्रैक्टिस करता होगा। इस वजह से लिनियन कई बार जियान को रिमाइंड करवा चुका था, जिससे ये टेक्निक छिपी रहे। ये सुन के जियान स्माइल के साथ नोट करता है। उसकी नजरें जाती है सामने की लंबी रोड पे। इस रोड के एंड में एक इनॉर्मस सी सिटी दिखाई दे रही थी। ये एक ऐसे भयानक से बीच जैसी लग रही थी जिसके एंड को नहीं देखा जा सकता। जियान हल्के से हंस के बोलता है चलो तो फिर आगे बढ़ा जाए। जैसा कि तुमने बताया टियान हुआंग सिटी के वर्म होल को इस बार लियू क्लैन कंट्रोल कर रहा होगा, इससे चीजें हमारे लिए थोड़ी आसान होंगी। और तो मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि इतने सालों में ल्यूचिंग कहाँ तक पहुँच पाया है। जियान की आंखों में क्यूरियोसिटी फ्लैश होती है। जब जियान इनर एकेडमी में था तो ल्यूचिंग एकेडमी की टॉप 3 टैलेंट्स में से एक था। उस समय जियान भी उसे एडमायर करता था। इस वजह से जियान और ज्यादा क्यूरियस था, आखिर वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बिहेव करने वाला लड़का इस समय किस तरह पे पहुंचा है। अब वाले जानना तो मैं भी चाहता हूँ, लेकिन ये चीज अगले 10 मिनट के बाद भी शायद कंप्लीट ना हो पाए। और क्योंकि तुम्हारा भाई नहीं चाहता है कि तुम्हारा मजा खराब हो, तो हम आगे की पूरी डिटेल जानने वाले नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पे नरमी और गर्मी दोनों ही दिखेगी। चलो तुम्हें एक और स्पॉइलर दे देता हूँ, जो नेक्स्ट पार्ट के बाद एपिसोड आने वाला है उसमें हमें नाइन ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम के बारे में और ज्यादा जानकारी मिलने वाली है, और भी बहुत सारे सरप्राइजेस आपका वेट कर रहे होंगे। देखो उसके बारे में जानने के लिए मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। तुम्हारी क्या एक्सपेक्टेशंस है कमेंट्स में लिखना। साथ ही में एक्सप्लेनेशन कैसी लगी है कमेंट्स में जरूर बताना। हालांकि BTTH वाले कई पार्ट्स मिस करते हैं, लेकिन मैं इस बात से काफी खुश हूँ कि अभी तक लगातार एपिसोड्स को रिलीज कर रहे हैं। मुझे लगा था जियान जैसी ब्लैक कॉल रीजन के लिए रवाना होगा, ये लोग सीजन 5 की स्टोरी यहीं पे एंड कर देंगे। अगर तुम में से किसी के पास कोई रियल जानकारी है तो कमेंट्स